नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर दीक्षित। 10 नवंबर 2025 बीते दिन की वो काली तारीख जिसने एक बार फिर देश की राजधानी को दहला के रख दिया। लाल किले के पास कार में हुए धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा लोग अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। एजेंसियां जांच में जुटी हुई हैं और अब तक 6 संदिग्धों को हिरासत में लेकर के उनसे पूछताछ की जा रही है। एजेंसियों से इस वक्त वो हर एंगल से इस धमाके की जांच में जुटी हुई हैं। जिस वक्त लाल किले मेट्रो स्टेशन के बाहर धमाका हुआ, मंजर बेहद खौफनाक था। धमाके से आसपास का पूरा इलाका दहल उठा था। मौके पर चीख पुकार मच गई थी, तो वहीं घटनास्थल से दूर मौजूद लोगों तक में भगदड़ साफ देखने को मिल रही थी। घटना के बाद जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं वो बेहद डरावने हैं। हालांकि धमाके के बाद से ही अमित शाह, गृह मंत्री और साथ ही साथ तमाम जांच एजेंसियां बेहद एक्टिव हैं। ऐसे में पूरे घटनाक्रम को लेकर के गृह मंत्री ने एक हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। कल रात की जो घटना हुई उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अधिकारियों से हालात की जानकारी ली। इसके बाद वो एलएनजेपी अस्पताल भी पहुंचे, घायलों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और वहां से अमित शाह सीधे पहुंचे वहां पर जहां पर धमाका हुआ था और आज हाई लेवल मीटिंग बुलाई और पूरे 1.25 घंटे तक चली इस हाई लेवल मीटिंग का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, इसकी अहमियत का, कि इसमें हर वो आला अधिकारी मौजूद था जो ना सिर्फ दिल्ली बम धमाके से जुड़े हुए जांच में सहयोग कर रहा है, वो शामिल है, बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए अगर कोई ठोस कदम और उठाए जाने चाहिए तो उसकी भी जिम्मेदारी उन अधिकारियों के कंधे पर है। इस मीटिंग में आईबी चीफ, एनआईए के डीजी के साथ साथ एनएसजी के डीजी भी मौजूद थे। मीटिंग की अहमियत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बैठक में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर के अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ और गृह सचिव भी शामिल हुए थे। और इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भूटान में एक सभा में साफ तौर पर कह दिया कि दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। पीड़ित परिवारों का दुख मैं समझता हूं, ये कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कल रात भर वो इस घटना की जांच में जुटी एजेंसियों के साथ बैठक की, लगातार उनके संपर्क में रहे और 2 टूक स्पष्ट रूप से ये कहा कि जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, एकदम से अचानक इतनी तेज धमाका हुआ कि मेरे लाइफ में इतनी तेज मैंने अपनी आवाज की भी नहीं सुना। जाम में धीरे धीरे चल रही थी, एकदम ही इतना ब्लास्ट हुआ कि मेरा आगे फ्रंट शीशा निकल के सामने की गाड़ियों में गया और मैं उड़ गया, एकदम मेरा सीट बेल्ट भी हो गया। इतना जोरदार धमाका हुआ है, वहाँ पर इतनी जोरदार तेज आवाज आई कि एकदम से शॉक्ड हो गए। जले हुए लोग भाग रहे थे सड़क पे, मैंने ऐसा भी देखा है। और यहाँ उड़ उड़ के बंदों के हाथ पैर उड़ उड़ के यहाँ तक गिरे हैं। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस दिल दहला देने वाली घटना पर हम विस्तार से बात करेंगे और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विनोद दत्ता ब्रिगेडियर है, रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता जी जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ शंकर ठक्कर जो कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे साथ जुड़ेंगे एसपी वैद जो कि पूर्व डीजीपी हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के। लेकिन पहला सवाल मेरा सीधा होगा विनोद दत्ता जी से। दत्ता जी, अभी तक का जो घटनाक्रम रहा है, जिस तरीके से जो जानकारी सामने आ रही है, आपको किस तरीके का मॉड्यूल नजर आ रहा है? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि स्पष्ट रूप से अभी तक किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। देखिए, अभी इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं और जब तक पूरे सबूत नहीं मिल जाते तब तक सिक्योरिटी एजेंसीज भी खुलासा नहीं करेंगे कि किस किस्म का एक्सप्लोजन था। लेकिन जिस तरह से अभी इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं
जिस तरह से फरीदाबाद में आप देखिए इतनी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स पाए गए, और भी बाकी पुलवामा तक इसके तार जोड़े जा रहे हैं, तो वो बताता है कि इसमें कई, एक नहीं कई संगठन इसमें जुड़े हुए हैं। और वैसे भी ये सारे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं या तंजीमें होती हैं, ये ऑर्गेनिकली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। लेकिन हाँ, ये चलती गाड़ी में विस्फोट होना ये बताता है कि साहब इसका जो टारगेट था वो कहीं और था, लेकिन किसी कारणवश, या तो आप ये कह लीजिए कि फरीदाबाद में वो जखीरा पकड़ा गया तो उसकी खबर इस बंदे को लगी जो इसमें जा रहा था, तो वो पैनिक कर गया और ये एक्सप्लोजन हो गया, या उसको ये शक था कि अगर वहां लोग पकड़े गए हैं तो सब जगह जो चेकिंग है या सिक्योरिटी ग्रिड है उसको सघन किया जाएगा और ये फंस सकता है। तो ये कुछ इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि ये ऐसा हुआ होगा। लेकिन जिस तरह की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मीटिंग बुलाई है, जिस तरह से मतलब अमित शाह जी खुद उसको मॉनिटर कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब उस पर नजर रखे हुए हैं, रॉ और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज या इंटेलिजेंसीज के लोगों को बुलाया गया है, ये बताता है कि काफी सीरियसली इस अटैक को लिया है। रही बात किसी तंजीम का, गंभीरता से सरकार इस धमाके को ले रही है और इसकी तह तक जाने की बात बिल्कुल सरकार खुद कह रही है। एसपी वैद्य जी को भी मैं चर्चा में शामिल करूंगा जी, उनसे भी यही समझूंगा कि जो सोमवार शाम 7 बजे के करीब धमाका हुआ, अभी तक की जिस तरीके की जानकारी सामने आ रही है, वैसे साहब आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ कोई इंटेलिजेंस का फेलियर था या कोई कड़ियां दर कड़ियां जुड़ती चली गई जिसके बाद ये धमाका हुआ? आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, बहुत गहरी साजिश थी। ऐसा नहीं है कि 2 दिन में सब तैयार हो गया और इस तरह का ब्लास्ट हो गया। नहीं, ये बहुत गहरी साजिश थी, कुछ बहुत बड़ा करने का। और उसी आप देखिए किस तरह से डॉक्टरों को, जो एक पढ़े लिखा तबका होता है, उनको रेडिकलाइज किया गया इस एक्सटेंट तक कि वो अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं और अपने देश के खिलाफ काम करने के लिए तैयार हो गए, और उसके साथ सुइसाइड बॉम्बर बन गए। आप देखिए जिस तरह से जो पुलवामा से कनेक्शन निकल रहा है, डॉक्टर इसका जो सुइसाइड बॉम्बर बना, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी गहरी साजिश है पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की, कि जनरली डॉक्टरों पर शक नहीं किया जाता। और इनकी एक लेडी पार्टनर भी लखनऊ में पकड़ी गई, उससे भी AK-47 जो सीरीज राइफल पकड़ी गई है। और जिस तरह का एक्सप्लोजिव मटेरियल मिला फरीदाबाद से, तो मुझे लगता है ये जो कल वाला शाम का हादसा हुआ है, इस जो सुइसाइड बॉम्बर बना, उसने देखा कि मेरे बाकी साथी पकड़े गए और मेरा जो असला भी पकड़ा गया, हथियार पकड़े गए, तो इससे पहले कि मुझे ये दबोचे, मैं कुछ बड़ा कर चलूं, तो इससे बढ़िया क्या जगह होगी जो लाल किला का रैम्पर्ट है, वहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं, और वो भी शाम का समय, जिस वक्त बहुत काफी भीड़ होती है। 6 बजे आप जानते हैं बहुत भीड़ का टाइम होता है, उस वक्त दफ्तर क्लोज होते हैं। बिल्कुल, आप ये जिस समय की बात कर रहे हैं और जिस एरिया की बात कर रहे हैं, मैं इसीलिए शंकर ठक्कर जी से पूछूंगा यही, क्योंकि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि शाम का वक्त तकरीबन 7 बजे का वक्त, सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वो भी लाल किले के ठीक सामने। शंकर जी, इस एरिया और इस समय की क्या अहमियत है व्यापारियों के नजरिए से? जो लोग आ रहे हैं वहां पर खरीदारी करने या टूरिस्ट आ रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को जरा बताइएगा। नमस्कार सभी दर्शकों को। सबसे पहले तो मैं ये हमले की कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं, और जो हमारे इसमें आत्मा है, जो जिनको उनको हमारा खुद का बलिदान देना पड़ा, ऐसे लोगों के प्रति मैं मेरी संवेदना प्रकट करता हूं हमारे संगठन की ओर से। और जो घायल है उनको जल्द से जल्द स्वस्थता मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं। ये भारत की राजधानी दिल्ली, और दिल्ली का जो हृदय जिसको कहा जाता है, हार्ट ऑफ दिल्ली, चांदनी चौक, और जहां पर देश के सबसे बड़े दो तीन क्षेत्र है, जहां पर व्यापार के सबसे बड़े क्षेत्र है, उसमें का एक दिल्ली का एक चांदनी चौक का हिस्सा है, जहां शाम में सबसे ज्यादा लोग
बाहर से आने वाले लोग और वहाँ के स्थानिक लोग अपनी खरीदारी करने के लिए उमड़ते हैं, और उसी वक्त पर उन्होंने वो जानबूझकर ये घातक हमला किया है, जिससे देश में भी नहीं विदेश में भी ये हमले की आवाज जाए। लेकिन हमारी सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता से सोचना पड़ेगा कि इस प्रकार के हमले यदि हमारे देश में होते रहे तो हमारे व्यापारी काफी इससे आहत हुए हैं। चांदनी चौक, जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा हिस्सा कहा जाता है व्यापारिक, वहां पर अगर इस प्रकार के हमले को रोका नहीं गया, या तो देश के किसी हिस्से में हमला होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पर सरकार को बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ेगा और इस प्रकार के हमलों को रोकना पड़ेगा। व्यापारियों में इस बात को लेकर के गुस्सा, एक नाराजगी साफ तौर पे है कि सुरक्षा में चूक जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। दत्ता जी, एक और बात यहाँ पर, अभी तक कोई भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन या इस तरीके से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आगे आकर के इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है। दूसरी बात ये कि जो धमाका हुआ उसको अगर आप देखें तो वहाँ पर धमाके के बाद कोई कील नहीं मिलना या कोई क्रेटर, कोई गड्ढा नहीं बनना, इस तरीके से कोई इंडिकेशन नहीं है कि मैसिव एक्सप्लोजन टाइप का नहीं हुआ। आपको ये किस तरीके का मोडस ऑपरेंडी नज़र आ रहा है? क्या ये लग रहा है कि कोई चूक हो गई है उन लोगों से जिसमें ये फिर ऐसा धमाका हुआ? आपको किस तरीके का इसमें मोडस ऑपरेंडी दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि देखिए, कोई भी तंजीम ऐसी नहीं है जिसने इसका मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन की हो। अगर पहले के आप अटैक्स देखें या वारदातें देखें तो एकदम वो ऑर्गेनाइजेशन ईमेल भेजता था या अपनी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या इसकी जिम्मेदारी लेता था, क्योंकि तंजीमों को मालूम है कि भारत ने किस तरह से टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाई हुई है। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्हें मालूम है, अभी ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने देखा किस तरह से जितने भी थे, चाहे वो मरकज सुभान अल्लाह था, चाहे मरकज तैयबा था, सबको किस तरह से बर्बाद किया गया। तो उन्हें मालूम है कि अगर किसी तंजीम ने इसकी जिम्मेदारी ली तो भारत किस कदर इनके ऊपर हावी होगा, उसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरा, देखिए, अगर आरडीएक्स का धमाका होता तो यकीनन आरडीएक्स में क्रेटर बहुत हो जाते हैं, गड्ढे बहुत होते हैं पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे, लेकिन इस तरह की चीज वहां नहीं देखी गई है। अमोनियम नाइट्रेट जिसका जिक्र हो रहा है वो जनरली जैसे एग्रीकल्चरल लैंड्स वगैरह में या जो माइनिंग वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो धमाका इतना तेज था, अगर आप देखें जो रिपोर्टें दिखाई जा रही हैं उसमें करीब कई मीटर दूर जाके वो जो बॉडी है या उनके जो हाथ हैं या सर हैं वो लोगों के मिले हैं। तो ये बताता है कि किस इंटेंसिटी का ये विस्फोट हुआ है। तो ये सब चीजें जब एक बार फॉरेंसिक जो एजेंसीज हैं उनकी रिपोर्ट आ जाएंगी, उसके बाद ही ये तार इनके जोड़े जा सकते हैं कि इसके अंदर क्या एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया था, कितना उसमें एक्सप्लोसिव था, किस वक्त डेटोनेट सामने आ पाएगी, या कोई उसमें टाइमर डिवाइस लगाई हुई थी। तो ये सब पूरा विवेचना का विषय है, और जब इस तरह से पूरी विवेचना हो जाएगी उसके बाद ही किसी कंक्लूसिव एंड पे उस दिशा में जांच एजेंसी जुटी भी हुई है। लेकिन इस बीच में एक और अहम सवाल लगातार वो लोगों के मन से भी आ रहा है और वो लगातार उठ रहा है, वो है कि क्या एक इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है यहाँ पर। इसीलिए एसपी वैद साहब, आप चूंकि एक सेंसिटिव, आपने जम्मू कश्मीर में पुलिस की इतनी अहम भूमिका निभाई है, आपको लगता है कि ये सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर का नतीजा था जिसके चलते दिल्ली में इस तरीके की घटना को अंजाम दे पाए? मैं इसको इंटेलिजेंस फेलियर नहीं कहूंगा। अगर आप देखें, मैंने आज ही ट्वीट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंसिडेंट को पिछले 30 दिन में इंटेलिजेंस एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अवॉइड किया है। तो क्या होता है कि आपका दुश्मन देश प्लान करता रहता है और 99 केसेस में आप अवॉइड कर देते हैं जिसका लोगों को पता नहीं चलता, लेकिन 100 टाइम एनिमी विल सक्सीड। और जिस तरह की साजिशें पार से हो रही हैं, मैं समझता हूँ बहुत मेहनत और बहुत श्रम लगता है इन सारी चीजों में। हाँ, आपका दुश्मन कमजोर नहीं है, वो भी अगर आप 99 अवॉइड करती हैं तो 100 टाइम वो भी कामयाब होता है। तो ये जो है इसको सिर्फ इंटेलिजेंस फेलियर कह देना ठीक नहीं रहेगा। जिस तरह से JNK पुलिस ने सभी इंटेलिजेंस एजेंसी और पुलिस फोर्सेस से मिलकर, चाहे वो फरीदाबाद की कमिश्नरेट हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस हो, सबसे के साथ मिलके किस तरह से सारी रिकवरी की। इन सब डॉक्टरों को, जो डॉक्टर टर्न
टेरर मॉड्यूल है, इन सबको पकड़ा। और ये जो कल हादसा हुआ है, मुझे लगता है ये डेस्परेशन में हुआ कि इसने देखा कि मेरे बाकी साथी और सारा असला और पूरा भांडा फूट गया, तो मुझे इससे पहले कि आईएसआई और हमारे आकाओं का नाम मुझे मारपीट करके ये पता करें, इससे अच्छा मैं 72 हूरों के पास चला जाऊं। और इसने ये सुसाइड बॉम्बर बन गया। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज जो आपके दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि ये देखना है सेंट्रल फोर्सेस को भी, इंटेलिजेंस एजेंसियों को भी, स्टेट पुलिस फोर्सेस की, इस तरह के और कितने मॉड्यूल हैं कंट्री में, ये भी ध्यान। आपने देखा 2 दिन पहले गुजरात में निकला जो आईसिस से लिंक था, और वो भी मास्क के लिए था। इसी तरह पूना में मिला। तो हमें इन सब का यही वजह है कि आज हाई लेवल जो मीटिंग बुलाई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने, उसमें सभी जो जांच एजेंसी हैं उनके मुखिया मौजूद थे, और एनआईए, एनएसजी, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और अन्य जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी मौजूद थे। इसीलिए मैं ये समझना चाहूँगा विनोद दत्ता जी कि जो मैसेजिंग देने की कोशिश इस घटना के जरिए की गई कि दिल्ली के दिल में इस तरीके का अटैक करके, क्या वो कामयाब रहे? क्योंकि जिस तरीके से काउंटर यहाँ पे सरकार ने किया, बैक टू बैक इंपॉर्टेंट मीटिंग करके, और भूटान की जमीन से प्रधानमंत्री का इतना कड़ा संदेश आना, आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जिस तरह से पाकिस्तान में सूरत हाल है, जिस तरह से वहाँ असीम मुनीर ही इज गोइंग बर्सक, तो ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं। और जिस तरह से टीटीपी या बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनवा में जिस तरह से उसकी पाकिस्तानी सेना पे हमले हो रहे हैं, तो वो ये चाहेंगे कि अपने जो वहाँ की आवाम है पाकिस्तान की, उनका ध्यान बटाने के लिए उन्होंने इन तंजीमों को ये आदेश दिए होंगे कि साहब आप कोई ऐसी वारदात करिए जिससे ये जो फोकस है या जो अटेंशन है वो वहाँ के लिए मतलब वो ट्रांसफर हो जाए। और जिस तरह से वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन रहे हैं, या हर 2 या 1 महीने बाद कोई ऐसा संशोधन ले आते हैं आईन में कि वो मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़े दिनों बाद वो बिल्कुल सर्वे सर्वा हो जाएंगे। और क्योंकि वो ही इज अ फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन। मतलब जो चीज वहां सूरत हाल है पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी सेना के बिल्कुल वो काबू में नहीं है। आप देखिए बलूचिस्तान में किस तरह से वो पिट रहे हैं, टीटीपी किस तरह से उनको खदेड़ रही है। तो जनरली वो क्या करते हैं कि ऐसी तंजीमों को ये देके वो कहेंगे कि साहब कोई ऐसी वारदात करिए। और दिल्ली जो हमारा मरकजी मतलब कैपिटल है, और खासकर लाल किला जो एरिया है, ऐसी जगह पे वारदात करने पे इनको काफी माइलेज मिलती है। इस तरह से लोगों में मतलब एक मैसेज आता है कि देखिए हम किस कदर अभी भी भारत को तंग कर सकते हैं, हम किस तरह से वहां दहशत फैला सकते हैं। पड़ोसी मुल्क में जो अस्थिरता है उसका खामियाजा आप ये कह सकते हैं कि भारत को भी उठाना पड़ता है। लेकिन जिस जगह का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लाल किले के सामने इस तरीके के धमाके से जो मैसेजिंग की बात कही जा रही है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट जाहिर तौर पे व्यापारी वर्ग को पड़ता है कि अगर उनके मन में शंका उठती है कि कितना सुरक्षित वो हैं। ठक्कर जी, आपसे ये समझूंगा कि एक दिन के लिए चांदनी चौक का फिलहाल बंद रखा गया है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरीके की घटनाएं कितना असर डालती हैं, और आपको क्या लगता है कि वो कॉन्फिडेंस क्या वापस कल सुबह आ पाएगा कि जब आप वापस जाएंगे, आपके साथी लोग वापस जाएंगे जब वहां पर बिजनेस दोबारा शुरू करने के लिए? जी, ऐसी घटनाओं की वजह से व्यापारी और ग्राहक दोनों आहत होते हैं, और कुछ दिन उसमें फिर से उनको पटरी पे आने में लगते हैं, क्योंकि लोगों में एक डर का, एक भय का माहौल खड़ा हो जाता है। इस घटना की वजह से आज जो हमारे चांदनी चौक के इर्द गिर्द जो व्यापारी है वो काफी सहमे हुए हैं। वो अपना व्यापार फिर से कैसे शुरू करें, कुछ इन्वेंट्री होती है उसका डर रहता है, छोटे व्यापारी होते हैं उनके पास इंश्योरेंस नहीं रहता है। तो इस प्रकार की घटनाओं की वजह से बहुत सारा इसका इम्पैक्ट होता है, और इसको वापस लाने में काफी समय लगता है। ये घटनाएं जो है, इस प्रकार की घटनाओं को सरकार को कहीं ना कहीं जो उनकी चूकें हैं या सुरक्षा एजेंसियों की कहीं अगर चूक रह गई है तो इसको चाक चौकन्ना करने की आवश्यकता है। और यहाँ और एक चीज का मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पीछे जो पुलवामा हमला हुआ था, जिसमें उन्होंने जो
बिल्कुल एक डर का माहौल जरूर रहता है, लेकिन यहाँ पर व्यापारी वर्ग को एकजुटता भी दिखानी होगी। वैद्य साहब, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ है, ये आपकी बातों से लगातार झलक रहा दिख रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है तो सरकार आगे क्या कुछ और कड़े कदम उठा सकती है? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया ही अभी हमारे साथी विनोद दत्ता जी ने। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ऑन है, ये हमारी सरकार कह चुकी है, प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर साहब कह चुके हैं। और पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, मुझे जब मेरा तजर्बा कहता है ये पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर होता नहीं है। जैसे आपने देखा डॉक्टर आदिल किसके पोस्टर लगा रहा था? जैश-ए मोहम्मद के। जैश-ए मोहम्मद किसकी पैदाइश है? पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई की, और वो कहाँ है? पाकिस्तान बेस। तो नेचुरली सारा लिंक वहां पहुंचता है। और ये सारा कल जो हादसा हुआ लाल चौक में, ये उसी मॉड्यूल, डॉक्टर्स का जो मॉड्यूल है, ये उसी का हिस्सा है। और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि ये पाकिस्तान आईएसआई स्पॉन्सर्ड टेरर, बिकॉज उनका फ्रस्ट्रेशन है 2014 से वो कोई बड़ी टेरर वारदात भारत की राजधानी और भारत के बड़े शहरों में नहीं कर पाए हैं। इसीलिए डेस्परेशन है, जो ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे आसिम मुनीर को। आसिम मुनीर के अंदरूनी हालात कितने खराब हैं वो आप बहुत बेहतरी से जानते हैं। उसको कुछ ना कुछ भारत में करके दिखाना है। ऊपर से ट्रंप ठीक है, तो वो डेस्परेशन इस तरीके की घटनाओं में दिखती है। मैं वापस विनोद दत्ता जी को लाता हूं इस चर्चा में। विनोद जी, क्या इस बात में संतोष करना चाहिए कि हाँ, एक बड़े हादसे को हमने रोका, भले ही एक धमाका हुआ, कुछ लोग हताहत हुए, जिसका दुख संवेदना है, ये संतोष करना चाहिए कि मैग्नीट्यूड उतना बड़ा नहीं था, या इस बात के लिए अतिरिक्त सतर्क होना चाहिए कि शायद इस तरीके की गतिविधि को अंजाम देने के लिए अभी भी इस तरीके के मॉड्यूल एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, मैं उनको बधाई दूंगा कि साहब उन्होंने इतना बड़ा जखीरा पकड़ा है। और क्योंकि देखिए, इनिशिएटिव हमेशा दहशतगर्दों के पास रहता है। और जैसा वैद्य साहब ने बिल्कुल ठीक फरमाया कि साहब वो कंफ्यूजन में, क्योंकि उसको लगा कि साहब मेरे साथी पकड़े गए हैं तो अब मुझे भी बहुत जल्दी पकड़ लिया जाएगा, तो उसने अपना ये फिदाइन जो अटैक है या ऑपरेशन है उसको अंजाम दिया। उन्हें मालूम है कि साहब किस तरह से सिक्योरिटी, अब देखिए मैंने कश्मीर में मतलब काफी ऑपरेशंस किए हैं, तो उसमें से ये कई बार देखने को मिलता है, क्योंकि अब जो सिक्योरिटी फोर्सेस का और जो अपने पुलिस का जो वहाँ मतलब एक सिनर्जी से ऑपरेशन हो रहे हैं, उसके रिजल्ट्स काफी दिखाई दे रहे हैं। तो ये यकीनन सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत ही मतलब कामयाबी है। वरना देखिए इतना एक्सप्लोसिव का जो जखीरा था, ये किसी और बड़ी वारदात में तब्दील हो सकता था और भी ज्यादा मतलब नुकसान पहुंचा जा सकता था। क्योंकि ये उसने बिल्कुल कंफ्यूजन में किया, क्योंकि अगर ये एक्सप्लोजन नहीं होता तो यकीनन ये आदमी पकड़ा जाता। ये बात मतलब तो सही है, दिल्ली में या दिल्ली को पार करते हुए पकड़ा जाता। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की अलर्टनेस वही है और उसकी वजह से। लेकिन ये दुखद है कि साहब वो चलती गाड़ी में विस्फोट हो गया और इतने लोगों को जान मतलब गंवानी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि गंवानी पड़ी और उसका दुख तो बिल्कुल दया रही है हमारे जी, कि बहुत ज्यादा नुकसान हमें नहीं हुआ है। और इनको बहुत जल्द, जैसे जाहिर है, ये इस बात में कोई दो राय नहीं है कि लगातार जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसी एक्टिव हैं, उसका नतीजा भी दिख रहा है कि देश भर के अलग अलग हिस्सों से, कोनों से जिस तरीके से इस मॉड्यूल को बस्ट किया जा रहा है, एक्सप्लोजिव्स बरामद किए जा रहे हैं, ये दिख तो रहा है कि एजेंसियां एक्टिव हैं। लेकिन कल हुए धमाके में जो 9 जानें गई और अभी भी अस्पताल में जो लोग इलाज करा रहे हैं, कुछ तो ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत के बीच उनकी जंग जारी है, उनके प्रति भी जो दुख संवेदना हमारी बनी हुई है। लेकिन इस बुलेटिन में, या यूँ कहें कि दिल्ली बम धमाके में, इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हम अपने सभी मेहमानों का, शंकर ठक्कर जी का, विनोद दत्ता जी का और साथ ही साथ एसपी वैद्य जी, आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि ना सिर्फ आपने समय दिया बल्कि इस ब्लास्ट से जुड़े हुए जो अहम पहलू हैं उस पर हमारे दर्शकों को एक बेहतर सोचने का नजरिया भी प्रस्तुत किया। फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए ET Now स्वदेश के साथ, खबरें लगातार जारी हैं।